कि 500 रुपए का हम लोग सिलेंडर देंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, 2000 रुपए महिलाओं को देंगे। लेकिन जब सरकार बनेगी ये दीपेंद्र जी के नेतृत्व पर हरियाणा में लागू होगा। लेकिन आपका बेटा वादा करता है एक बात और, जिस जिस गांव में गया हूं हर गांव ने मुझे पगड़ी पहनाई है, हर गांव ने मेरे सिर पे सम्मान रखा गांव का। तारा छोरा नैन कटा लेगा लेकिन बवाड़ी खेड़ा के सम्मान को झुकने नहीं देगा किसी के सामने। और दीदी पिछले 20 दिन में मेरा भी गला बड़ा खराब रहा, दवाइयों पे मैं भी चला क्योंकि बड़ा एक्सर्शन हो गया। लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि 20 दिन में बहुत काम किया, लेकिन मुझे एक बात याद आई कि पिछले जितना मैं काम मैंने 20 दिन में किया उतना काम दीपेंद्र हुड्डा जी 20 साल से कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति में। तो ऐसे, और हरियाणा में आज 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है, पूरी ताकत से सरकार में रहेंगे। लेकिन एक और वादा करता आपका बेटा, आपका छोरा, आपका शामी खड़ा हो गया कि उस सरकार में बवाड़ी खेड़ा का हिस्सा होगा, बवाड़ी खेड़ा का राज आएगा चंडीगढ़ में इस बार। बीजेपी का 10 साल तक एमएलए था, इनकी स्टेट में सरकार थी, इनकी केंद्र में सरकार थी, लेकिन बवाड़ी खेड़ा सब डिवीजन नहीं बना। सरकार बन गई, दीपेंद्र जी के पास जाऊंगा कि एमपी साहब बवाड़ी खेड़ा को सब डिवीजन बनाओ, पहली कल में पूरा सब डिवीजन बनवाएंगे बवाड़ी खेड़ा को। और मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि भाई कुछ पूरी अगर ऊक चूक हो जाए तो दीपेंद्र जी यहां बैठे ये बात बता देंगे, क्योंकि इनके नेतृत्व में सारी चीजें आ रही हैं आपके सामने। आप सब ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे लिए बड़ा भावुक पल आज का दिन कि जिस नेता की उंगली पकड़ के यहां तक चला वो मेरे बीच में खड़ी है। दीपेंद्र भाई ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, लेकिन दीदी एक ही बात कहता हूं आपके सामने, जो हूं आपकी वजह से हूं, आपकी वजह से नेशनल सेक्रेटरी बना, आपकी वजह से यहां खड़ा हूं। और बस एक ही बात कहता हूं कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जब स्टार्टिंग में आया तो लोग बोले इसका गांव कथूरा है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं सबको, कथूरा मेरी जन्मभूमि, उस पर भी गर्व है, लेकिन बवाड़ी खेड़ा तारा छोरा की कर्म भूमि बनेगी और एक एक आदमी के लिए कर्म करेगा तारा छोरा। अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी युवा साथियों, कुछ लोग ऊपर नहीं आ पाए, कुछ लोग नीचे खड़े सुन रहे मेरे को। तारा भाई यारा का यार है, चिंता नहीं करनी, सरकार आने दो। तारा भाई एमएलए को नहीं बना है, विधायक मेरे से पहले भी रहे हैं, विधायक मेरा पक्ष भी बनेंगे। ना मैं पहला विधायक, ना मैं आखिरी विधायक। ना मैं लड़ाई उस दिन जीता जिस दिन मैं दिल्ली तक टिकट लेकर आया, ना मैं लड़ाई उस दिन जीतूंगा जिस दिन एमएलए बन जाऊंगा। मैं लड़ाई उस दिन जीतूंगा जब तुम सारे कहोगे भाई छोरा के ऊपर गर्व, हमने छोरा ने हमारा काम करके दिखाया है। तो सभी का, दीदी समय कम है, आपका भी टेक ऑफ का टाइम है, जरा समय नहीं लूंगा मैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से एक फौजी का बेटा, एक आम घर का बेटा इस मंच पे खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है। मैं दीपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना मेरा साथ दिया की राजनीति में। एक बार फिर से नारा लगाएंगे, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। दीदी आज जितनी माताएं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, रोज मुझसे पूछती थी प्रियंका जी कब आएंगी कब आएंगी, तो आज आपके बीच में है। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बस आशीर्वाद के लिए, इस प्यार के लिए सबका दिल से धन्यवाद। यो छोरा आपका बीच में रहेगा, बयाने में रहेगा, बवाड़ी खेड़ा में रहेगा, और हरियाणा में आदर्श विधानसभा बनाएंगे, नंबर 1 बवाड़ी खेड़ा बनाएंगे। और दीपेंद्र जी के सामने कह रहा हूं, चिंता ना करो, बड़ा भाई का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, कलोई का पाचा बवाड़ी खेड़ा सब ताकत जाओगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रदीप नरवाल जी। और अब मैं ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जो सबके दिल में रहती है, दिल में दीपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है और हरियाणा के दिल की धड़कन आप हो। और मैं 2 नारों के साथ आपको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी,
दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश एमपी, जयप्रकाश एमपी, प्रदीप नरवाल, दीपेंद्र जी। हमारे बीच में हमारे इस हरियाणा में पहुंची पधारी हमारी एक ऐसी बहन जिन्होंने हमेशा आपके लिए संघर्ष किया है, हर लड़ाई में आपके साथ खड़ी रही हैं। जब किसान पे आँच आई, किसान आंदोलन में और लखीमपुर खीरी में दर्जनों किसानों को भाजपा सरकार की जीप के तले दबा दिया गया, कुचल दिया गया, तो सबसे पहले कोई वहां पहुंचा और एक हफ्ते तक वहां पर बीजेपी सरकार की जेल में रहकर किसान की आवाज को बुलंद करने का काम किया। तो हमारी शेरनी जैसी बहन प्रियंका गांधी जी ने किया, वो आज आपके बीच में आई हैं। जब संविधान पे बात आई, जब हमारी बेटियों पे बात आई, तो जंतर मंतर कोई सबसे पहले पहुंचा तो दीदी प्रियंका जी पहुंची। आज प्रियंका जी का मैं आप सब की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, ये हरियाणा में पहुंची हैं, आप सब की तरफ से बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं कि आज हमारी आप पावन तपापे वीर भूमि हरियाणा में आप पहुंचे हो। और बताओ, भवानी खेड़ा के छत्तीस बिरादरी के सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, आश्वासन दे दें प्रियंका जी को कि भवानी खेड़ा की सीट प्रियंका जी की झोली में आप डालने का काम करोगे? बताओ, आश्वासन दे दें तो। ये प्रदीप नरवाल हमारे भाई, यहां से जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे बीच में हमारे भिवानी से कॉमरेड हमारे प्रत्याशी सीपीएम के ओम प्रकाश जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक, पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी, मंच का संचालन कर रहे पूर्व विधायक डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी, सम्मानित मंच। पूरे हरियाणा में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। और आज जिस जोश के साथ, जिस बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, आपने भी डिक्लेयर कर दिया, आज दृश्य साफ हो गया, भवानी खेड़ा हल्के ने ठाना है मेरे भाई प्रदीप को यहां से जिताना है। आज आपने क्लियर कर दिया, आपको मैं बधाई देता हूं। ये जीत, भवानी खेड़ा की जीत अकेले भाई प्रदीप की नहीं होगी, ये जीत जितनी प्रदीप की होगी उतनी आपके भाई दीपेंद्र की भी यहां से जीत होगी। आपने आज दिखा दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह समय आ गया बदलाव का। बीजेपी सरकार जिसने इतना नुकसान किया हरियाणा का, देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया महंगाई में, देश में नंबर 1 बना दिया अपराध में, देश में नंबर 1 हरियाणा को इस बीजेपी सरकार ने बना दिया अपराध में, भ्रष्टाचार, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा प्रदेश को, हर वर्ग का अपमान किया, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में उलझा दिया गरीब आदमी को। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अपने पैरों तले कुचलने वाली ये सरकार साबित हुई। और आपने देखा घमंड, इस सरकार में इतना घमंड, बीजेपी को भी पता चल गया था कि इनके सरकार इनकी जारी है, तभी अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया चुनाव से पहले, लेकिन घमंड नहीं बदला। क्योंकि जब हमने पदयात्रा करी हरियाणा में और एक बात पूछी, सवाल पूछा बीजेपी से कि हरियाणा मांगे हिसाब, आपने हरियाणा का भट्टा इतना बुरी तरह क्यों बिठाया? 10 साल में बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया भट्टा हरियाणा का बीजेपी ने? जब सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम बीजेपी हैं, हम तो घमंडी पार्टी हैं, हम तो इतना अहंकार है, हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हम तो हिसाब नहीं देंगे, हिसाब लेंगे। अब समय आ गया आपके फैसले का। जिस दिन बटन दबे, भवानी खेड़ा वालों, जिस दिन बटन दबे 5 अक्टूबर को इतनी तेज बटन दबाना, इतनी जोर से बटन दबाना कि दिल्ली तक ये आवाज जाए कि बीजेपी वालों आपने जो कहा कि हिसाब नहीं देंगे 10 साल की दुर्दशा का, कहीं और देश में शायद बिना हिसाब दिए काम चल जाता हो, लेकिन यहां नहीं चलेगा क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान।
है कि नहीं है हरियाणा? अब भाई हम कहना चाहते हैं प्रदीप जी को, आप यहां से प्रदीप जी को बड़ा आशीर्वाद देकर आप चंडीगढ़ भेजने का काम करें। मैं आदरणीय प्रियंका जी के आशीर्वाद से कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ आप भेजना, खाली हाथ चंडीगढ़ से हम वापस नहीं आने देंगे। प्रदीप जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। और जो अभी प्रदीप भाई कह रहा था कि भवानीखेड़ा में सब तहसील बने, सब डिवीजन, सब भवानीखेड़ा में सब डिवीजन बने और सब डिवीजन भवानीखेड़ा में बने और पानी आए। प्रदीप भाई, और एक और मैं बता दूं, आपको पता है ये प्रदीप भाई और हम एक गांव से हैं दीदी, हमारा गांव भी एक है, हम एक गांव से हैं, लेकिन क्योंकि साथ लगता इसका हल्का है लेकिन वो हल्का ओपन है, तो आज यहां से आपने कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप को अवसर देने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं इस नौजवान को। इन नौजवान ने जिस ईमानदारी से ये चुनाव लड़ा है, 36 बिरादरी का मान सम्मान जिस तरीके से इन्होंने किया है, और बताओ भवानीखेड़ा वालों, प्रदीप मेरे भाई ने 20 दिन में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया भवानीखेड़ा का? और ये जो सिस्टम इन्होंने घुमाया है, 8 अक्टूबर के बाद जब ये चंडीगढ़ जाएंगे, भवानीखेड़ा हल्के के विकास के काम के लिए मीटर प्रदीप और हम मिलकर खींच देंगे मीटर, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। भवानीखेड़ा में पहली कैबिनेट मीटिंग कांग्रेस पार्टी की जब होगी, प्रियंका जी के आशीर्वाद से भाई सब डिवीजन भी आपका बनवाएंगे और पानी भी भवानीखेड़ा के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और भी जो कोई बात होगी प्रदीप, आपकी बात में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो भाई बताओ, ये फैसला है, आज हमारे आई की मान सम्मान रखोगे, एक एक वोट दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके दीदी के सामने बताओ। जो 5 तारीख बीजेपी फारिग, ये तय हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं अब जिस घड़ी का इंतजार था वो हम सबके बीच में आ चुकी है। मैं अपनी नेता, इस देश की नेता, जन जन की नेता, और जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, मैं हम सबकी नेता दीदी प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं आप सबके बीच में। सभी लोग एक आवाज में बोलेंगे, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। राम राम। बहुत समय से बैठी हैं, गर्मी भी बहुत है, इसमें ज्यादा गर्मी लगती है ना? कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ आए हैं। श्री दीपिंदर हुड्डा जी, बैठ जाओ प्रदीप, कोई नहीं। दीपिंदर हुड्डा जी, प्रदीप नारवाल जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री शिवशंकर भारद्वाज जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री रामकृष्ण फौजी जी, श्री संदीप तनवर जी, श्री मनमोहन भूटानिया जी, धीरज गुर्जर जी, मनीष यादव जी, चेतन चौहान जी, तौकीर आलम जी, यूपी के भी मेरे कुछ साथी यहाँ हैं, विदित दिख रहे हो आप, विश्व विजय जी, और बाकी यहाँ के जो हरियाणा के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं जो मंच पर आसीन हैं, सबका इस मीटिंग में आज बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ इस धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व होता है। आपने हमेशा हमारे देश को दिया है। आपने हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवचन है, जो संदेश है, वो यहीं से उभरा। कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया देश को, दुनिया को, हम सबको, कि इस रास्ते पे चलना है, ये धर्म का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है, ये न्याय का रास्ता है। आपके किसानों ने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहाकर इस देश का पेट भरा है। इस देश के अन्नदाता हो आप। आपने बेटे बेटियां पैदा की,
तो वो बेटे बेटियां इस देश की गर्व बने। आपके बेटे सरहद पे गए, शहीद हुए इस देश के लिए। तमाम जवान आज भी हरियाणा के बेटे हैं। हरियाणा की बेटियां मेहनत करती हैं, देश के लिए परिश्रम करती हैं, चाहे पहलवानी में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कहीं जाकर अपना जॉब कर रही हो, मेहनत करती हैं, कमाती हैं आपके लिए, लेकिन इस देश के लिए भी नाम कमाती हैं। तो ये वो प्रदेश है जिसने सदियों से इस देश को ताकत दी है, इस देश को सही दिशा दिखाई है, इस देश को सही रास्ता दिखाया है। तो आज आपकी परिस्थितियां क्या हैं? मेरी बहनें बैठी हैं, आपसे पूछना चाहती हूं, कल से त्योहार का समय शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, त्योहार का समय है, लेकिन सच बताओ थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कि लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे घर, सामान खरीदना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा मेहमानों के लिए, त्योहार मनाने के लिए भी सामान खरीदना पड़ेगा। थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि इतनी महंगाई में हम कैसे करेंगे। हम दुकान जाते हैं, 3 लेके आ जाते हैं, 2 कहते हैं बाद में ले आएंगे, कोई बात नहीं। घर पे खाना पकता है, सोचती होंगी आप, चलो हम छोड़ देते हैं, सबको खाने दो, हम कल खा लेंगे, सुबह का खाना खा लेंगे। महंगाई से आप मुसीबतों से घिरे हुए हो, महंगाई की वजह से। अब आप मुझे बताओ, इतनी सारी समस्याएं हैं, आप बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल की फीस भरनी होती है, बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास ले जाना है इलाज करने के लिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसमें जब जब ऐसी मुसीबत आती है तो डर लगता है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, घबराहट होती है कि डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर को हम पैसे कैसे देंगे, दवाई खरीदनी है, इलाज कराना है, कैसे कराएंगे। इस तरह से यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं। जो नौजवान है हाथ उठाओ जरा, और मुझे बताओ आपको 10 सालों में कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर किए हैं? ट्यूशन की फीस देनी पड़ी, माँ बाप को ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करने पड़े। आपको मालूम होगा हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो। समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है? भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं, जो स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस या स्कैम। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए
और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया इस देश के लिए। ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो। एमएसपी मिलती है? एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए? ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती, त्योहार है खुशी से मना नहीं पाती, घबराहट होती है हर चीज के लिए। मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं दिन रात, कमा पा रहे हैं क्या? बताइए, आपकी कमाई पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। 10 सालों से इनकी सरकार, कमाई किसी की पूरी नहीं हो रही है। किसानों की नहीं हो रही है, छोटे दुकानदारों की नहीं हो रही है, नौजवान तो कमा ही नहीं पा रहे, नौकरी ही नहीं मिल रही है। जवान सरहद पे जा रहे हैं, घर पैसा भेजते हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, पेट भर नहीं रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं हो रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख रहे थे इनसे जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। सरकार के पैसे भाइयों और बहनों किसी नेता के नहीं होते, किसी के जेब के लिए नहीं होते, किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। सरकार के पैसे आपके पैसे होते हैं। कांग्रेस की सरकारों को देखिए, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। क्या कर रही हैं कांग्रेस की सरकारें? आपका पैसा आपके जेब में डाल रही हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे देके, पेंशन, पुराना पेंशन दिलवा के, ऐसी स्कीम लाके जिससे आपको आपके पैसे मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, किसानों को एमएसपी दिलवा के। और यहां क्या हो रहा है? जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां जो आपके पैसे हैं, जो आपका हक है, वो आपसे छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप शादियां देखिए, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, इतने बड़े बड़े गहने, समझ में ही नहीं आता कि कहां से आते हैं इतने सारे पैसे। और यहां आप अपने बेटों की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, तो क्या करते हैं आप? आपको कर्ज लेना पड़ता है और जिंदगी भर मेहनत करते रहिए। आजकल इतना लगता है कि कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो आप मेहनत करें, आप पसीना बहाएं, आप खून बहाएं, और आपसे लूटा जाए। बड़े बड़े उद्योगपति फूले फले। मैं ये नहीं कहती हूं कि उद्योगपतियों की जगह नहीं है,
इस देश में उनकी भी जगह है। हाँ, बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, उद्योग बनाएं, रोजगार दिलवाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि 16 लाख करोड़ रुपए, इतने हैं कि मैं भूल जाती हूं कि लाख है कि हजार, 16 लाख करोड़ रुपए कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं बहनों और भाइयों। लेकिन जब किसान कर्ज उठाता है तो अपने उद्योग को बड़ा करने के लिए नहीं उठाता कि मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, चलो मैं एक और खोल लेता हूं। जब किसान कर्ज उठाता है, कर्ज लेता है, तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, अपनी मां के इलाज के लिए लेता है, अपने बेटे के फीस भरने के लिए लेता है। उसका कर्ज माफ नहीं होगा। उसका कर्ज माफ करने की बात होती है तो ये लोग कहते हैं पैसे नहीं है। पूरी मीडिया से कहलवाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जैसी स्कीम है। ये लोग कहते हैं कि कर्ज माफ करेंगे, ये लोग कहते हैं कि आपको पैसे दिलवाएंगे, ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को हर महीने कुछ देंगे। झूठ है, पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, अगर पैसे नहीं हैं, अगर हमारी स्कीमों के लिए पैसे नहीं हैं, अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर महिलाओं को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, तो आपने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कैसे कर डाले? इसका जवाब नहीं है इनके पास। बहनों और भाइयों, यहां पे आपकी तमाम समस्याएं हैं। आप चाहते हैं कि आपको उपमंडल का दर्जा मिले, कि यहाँ की जो सुंदर नहर है इसमें से इसका जो पानी का टाइम है ये बढ़े, ताकि आप अपनी सिंचाई करा सके खेतों की अच्छी तरह से। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती जा रही हैं। भाजपा ऐसी स्कीम लाती है जिसमें फैमिली का आईडी कार्ड है। अब मैं मिली थी कुछ परिवारों से, कह रहे थे सबका नाम लिखना है आईडी में, और लिखते लिखते एक छोटी सी गलती हो गई तो उसको बदल नहीं सकते, फिर कहते हैं ये काम ही नहीं करेगा। और दूसरा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्यों के नाम लिखने हैं, आमदनी लिखनी है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें मान लो महिला नौकरी नहीं कर रही है, उसकी आमदनी नहीं है, उसके लिए 10,000 रुपए लिख दिए और जोड़ के पूरे परिवार की आमदनी बढ़ा दी। अब जब वो बेचारी महिला गई अपने बच्चों की भर्ती कराने सरकारी स्कूल में, कह दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखो तुम्हारा ये आईडी कार्ड है, इसमें तुम्हारे परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा है, तुम्हें ये मुफ्त शिक्षा नहीं मिल सकती। तो बेचारी के बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नौकरी का एप्लीकेशन भरना हो, कहते कि भाई तुम्हारे परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, तुम एप्लीकेशन ही नहीं भर सकते सरकारी नौकरी का। तो ये क्या बातें हो रही हैं? हर स्तर पर आपके साथ गलत हो रहा है। और ये जो बातें हैं, जो गैस सिलेंडर का दाम है, किस तरह से आप फीस भर रहे हैं, किस तरह से बच्चों की शादियों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, किस तरह से खेती से कमाई नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कमाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि मोदी जी, खट्टर जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ये बातें समझ भी रहे हैं? वो जान रहे हैं कि ये मुसीबतें हैं आपकी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जान रहे होते तो ये फैमिली आईडी वाली स्कीम नहीं निकलती, ये अग्निवीर जैसी स्कीम नहीं निकलती, ये हमारे सारे बंदरगाह, हमारे सारे एयरपोर्ट, हमारी सारी जमीनें जो देश की हैं वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को नहीं देते। अगर जानते तो कम से कम कोशिश तो करते कि किसी न किसी तरह से मदद करते आपकी। तो या तो जान ही रहे हैं या फिर इनकी नीयत ठीक नहीं है, या फिर इनकी नीयत यही है कि जनता को लूटो, देश आगे बढ़े ना बढ़े, जनता आगे बढ़े ना बढ़े, बस हमारी सत्ता रहनी चाहिए। और चुनाव के समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता को बांट दो। यही एक काम उन्होंने किया है इस देश में, जनता को बांटा है। जनता को जातियों में, धर्मों में बांट बांट कर, फूट फैलाकर, आपसी नफरत फैलाकर यही काम किया है।
मेरे ख्याल से इन्होंने कभी संघर्ष देखा ही नहीं है, कभी दुख झेला ही नहीं है। जिस तरह से आप रोज झेल रहे हैं, जिस तरह का आप दर्द रोज झेलते हैं, देखते हैं, एक रोटी को बनाने के लिए, खाने के लिए, वो इतनी सी कमाई के लिए जितना संघर्ष आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने किया है। अभी मैं विनेश जी के यहां से आ रही हूं, जहां विनेश लड़ रही है, गर्व से मेडल लाई इस देश के लिए। क्या किया उसके साथ, क्या किया? जब संघर्ष कर रही थी, न्याय मांग रही थी, तो मुंह फेर दिया। जब मेडल लाई तो घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई अपने साथ मोदी जी ने। जब उसने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुंह फेर दिया। मोदी जी की पुलिस उसको खींचती है, उसके बाल नोचती है, उसकी पिटाई करती है उसकी। वो लड़की जिसने इतनी मेहनत की इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, और जब जब चुनाव आता है फिर ये लोग फिर से बदल लेते हैं, बदल देते हैं, सारी बातें बदल देते हैं, अपना भेष बदल देते हैं। तो आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आप समझिए कि बदलाव की शक्ति आपके हाथों में है। आज अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मत जाइए, देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपिंदर जी बैठे हैं, जानती हूं अच्छी तरह दीपिंदर जी को, मैं सालों से देख रही हूं। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूं, मैं पूछती हूं लोगों से। हरियाणा से कोई आता है, मैं पूछती हूं, दीपिंदर जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर, इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये प्रदीप नरवाल जी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, मेरे साथ बहुत काम किया है यूपी में। और देखिए जो मेरे साथ काम करता है वो 24 घंटे काम करता है। मैं नींद सोने ही नहीं देती, 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, फिर से 7 बजे सुबह उठो चलो काम पे। सारे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, आपको बताएंगे। तो मेहनती लड़का है, संघर्ष किया है इसने भी, साधारण परिवार का लड़का है। हाँ, आपको नया नया लगता होगा, लेकिन आपके हर गली में आएगा। मैं जानती हूं इस चुनाव के दौरान भी आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा। देखिए जब हम नेता को चुनते हैं ना, जब हम नेता को चुनते हैं तो जो 2-4 चीजें मन में रखनी चाहिए कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जनता की सेवा की है, संघर्ष किया है, इसकी क्या कहानी है। हम लोग देखते हैं, चलो इस नेता ने संघर्ष किया है, या इस परिवार ने अपने देश के लिए शहीद किए हैं, अपने परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, या फिर इस परिवार ने काम किया है, या चलो ये नया लड़का है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए देखा है हमने, संघर्ष करते हुए देखा है। तो एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि जहां जहां इन्होंने काम किया है वहां क्या हो रहा है। तो जहां जहां, जैसे दीपेंद्र जी भी इतने समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं, रोहतक में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि हाँ भाई, इनके समय में क्षेत्र में परिवर्तन आया, नौजवानों को थोड़ा रोजगार मिल रहा था, हमारी कमाई इतनी मुश्किल नहीं थी। तो ये भी देखते हैं हम। और फिर हम नेता की नीयत देखते हैं कि नेता जो हमें बता रहा है, जो कह रहा है, उसमें सच्चाई है कि नहीं है। आप मेरे परिवार पे भरोसा करते हो, 4-5 पुश्तों से हम सेवा कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी से पहले उनके पिताजी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सोनिया जी, और आज राहुल जी और मैं। तो क्यों भरोसा करते हो? भरोसा इसलिए करते हो क्योंकि आपने खुद देखा कि जब इंदिरा जी कुछ कहती थी तो करके दिखाती थी।
जो राजीव जी थे देश के लिए शहीद हुए, देश की सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। नेहरू जी थे, देश की गली गली में घूमे, देश की जनता के लिए आवाज उठाई, स्वतंत्रता के लिए लड़े। तभी तो आप भरोसा करते हो कि हाँ, ये लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इनकी नीयत ठीक है कि नहीं? घर में आप हंस रही हैं। घर में जब बेटी की शादी करनी होती है, लड़का लड़के का परिवार आता है, लड़का आता है, तो नीयत देखती हो ना, अच्छे परिवार का भी हो, बड़े बड़े महल भी हो उसके पास, सब कुछ हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा कमा रहा हो, लेकिन आपको अगर लगा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, शादी नहीं कराओगी, कोई नहीं कराएगा। क्योंकि इंसान की नीयत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और सिर्फ घर परिवार में नहीं, नौकरी में, रोजगार में, खास तौर से राजनीति में। क्योंकि अगर नेता की नीयत ठीक नहीं होती, कुछ भी कर सकता है। सत्ता होती है, अहंकार हो जाता है, चमचों से घिर जाता है। मोदी जी के साथ यही हुआ है, मोदी जी घिर गए हैं चमचों से, कोई सच बताने वाला है ही नहीं। एक दिन एक मुख्यमंत्री, अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंच पे आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा देश जान रहा है कि सच नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि अरे मोदी जी सच नहीं बोल रहे हैं, और मोदी जी कहे जा रहे हैं। तो नियत बहुत ही जरूरी है। और यहां मंच पे बैठे हुए दीपिंदर जी और नारवाल जी दोनों की नियत साफ है। दोनों जानते हैं कि राजनीति का मतलब है सेवा, राजनीति का मतलब है समर्पण, राजनीति का मतलब है कि हमारा भगवान सिर्फ एक है, ये देश है, इस देश की जनता है, आप ही भगवान हो हमारे। ये नियत होनी चाहिए नेता की। और हां, मंच पे खड़े होकर नेताओं की आदत होती है कुछ भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके साथ कौन करता है और सच्चाई कौन बोलता है। अब जैसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन जो है उसको हम 6,000 रुपए महीने करेंगे। अब आप कहोगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे करोगे? तो हम आपसे कहते हैं कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, अलग अलग गारंटी है अलग अलग प्रदेशों में। कहीं पे महिलाओं के लिए हर महीने कुछ, कहीं पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। किसी को भी फोन लगा लीजिए उस प्रदेश में, पता करिए कि वाकई कांग्रेस पार्टी के जो ये गारंटी थी, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि नहीं, और आपको पता चलेगा कि करके दिखा रहे हैं हम। तो इसका मतलब है कि जो हम इस मंच पे कह रहे हैं वो भी हम करके दिखाएंगे। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, बहनों देखो, चाहे गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जैसे मैं भाषण दे रही हूं, यहां से घर जाऊंगी तो घर जाके आराम से थोड़ी लेटूंगी, देखूंगी कि भाई खाना क्या पका है, घर में खाने के लिए कौन कौन है, बेटे ने खाया है, पति ने खाया है, सब कुछ ठीक है, सफाई हो रही है। रसोई में चली जाऊंगी कि भाई देखें कि क्या सफाई हो रही है। ये सब चीजें करेंगे और हम अंत में सोएंगे जब सब सो गए। आपके परिवारों में तो और भी संघर्ष है। आप जहां जहां खेतों में भी अगर दिन में काम करेंगी, धूप में काम करेंगी, थकी हुई आएंगी घर, खाना तो पकाना है ना अपने। बच्चा बीमार है, देखभाल तो आपने ही करनी है, सबको खिलाना है, सबकी, जब सब अच्छी तरह से आराम कर रहे हैं तभी आराम करोगी।
लेकिन आपकी इस मेहनत को पहचानने वाला कोई नहीं है। तो बाहर जाके 12 घंटे काम करोगे, कमा लोगे। घर में 12 घंटे काम करोगे, कमाई नहीं है। कमाई में हमें प्यार मिलता है, परिवार वालों का आदर मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है हम इस परिश्रम को, इस मेहनत को भी हम पहचानना चाहते हैं। तो जो गृहस्थ महिला है, हम हर महीने उसको 2000 रुपए देना चाहते हैं, ताकि थोड़ी सी आपकी भी बचत हो जाए। आपके अपने पैसे हो, आपको कुछ खरीदना है नाती नातिन के लिए, पोती पोते के लिए, या अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीज लेनी है, तो आपको सहूलियत मिले। इसीलिए हम ये स्कीम लाना चाहते हैं। ये स्कीम जहां हमारे प्रदेश है वहां लागू है। आपको आज 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, हम 500 में दिलवाएंगे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लागू की। उसमें 25 लाख रुपए तक गरीब परिवारों में जिसका भी इलाज कराना था, कोई सी बीमारी हो, उसका इलाज मुफ्त हो रहा था। स्वास्थ्य बीमा जो था वो 25 लाख था। लोगों के हार्ट के ऑपरेशन, किडनी के ऑपरेशन, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां, उनका सब का इलाज हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन भरने का पैसा था 100-150 रुपए, वही जा रहा था। वो स्कीम हम हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। जो बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेंगी। गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान मिलेगा। और मेरे भाई हमेशा कहते हैं, जहां जहां जाते हैं, 8000 किलोमीटर की यात्रा की है उन्होंने देश भर में, सबके पास गए हैं, बढ़ाइयों के साथ काम समझने के लिए, किसानों के साथ खेती को समझने के लिए, महिलाओं के पास गए हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, जो ट्रक चलाते हैं उनसे बात की है, जो टैक्सी चलाते हैं उनसे बात की है, जो कुरियर का काम करते हैं, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनसे बात की, सबसे समझने की कोशिश की कि आपकी समस्याएं क्या है। और उन्होंने कहा और समझा कि आज भी हमारे देश में बहुत अन्याय है। तो उन्होंने सोचा कि देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये तय किया है कि हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो जाति जनगणना करेंगे, हम करवाएंगे। क्यों? ये जानने के लिए कि किसकी कितनी कितनी आबादी है, क्या उसकी आबादी के तहत या जो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके तहत उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, क्या जो सरकारी स्कीमें हैं वो वहां तक पहुंच रही हैं कि नहीं, क्या आरक्षण है सबको मिल रहे हैं कि नहीं। और ये एक जाति दूसरी जाति की बात नहीं है, ये बात है कि जब हम समझेंगे कि कितनी कितनी आबादी है, जब जाति जनगणना होगी, और जब बड़ी जातियों के भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी हमें समझ होगी कि किसके पास क्या है, क्या सुविधा मिल रही है, तभी अच्छी तरह से जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकार जो आरक्षण होते हैं, वो सब अच्छी तरह से सबके लिए हो पाएंगे। तो ये भी एक हमारा लक्ष्य है कि हम इसको करेंगे। क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, भाई कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया के जो कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनको आप देखिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस देश में सारे बड़े निर्णय लेते हैं, उनको आप देखिए, तो उनमें 90% से ज्यादा आपको ये दिखेगा कि जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जो एसटी हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े, सबका विकास हो, और जैसे हमें हमारे संविधान में लिखा है वैसे ही होना चाहिए कि सबका समान अधिकार हो। इसीलिए सबको एक वोट दिया गया है संविधान में। और आज भाजपा के नेता
बड़े से बड़े नेता मोदी जी की तरह, उनके मंत्रियों की तरह पिछले चुनाव में क्या फैलाने लगे कि संविधान को बदलेंगे, कि उनको सत्ता फिर से मिलेगी तो संविधान को बदलेंगे। इसका मतलब है कि आरक्षण को कम करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो सारी लैटरल एंट्रियां हैं वो बढ़ेंगी। जैसे सेना में अग्निवीर करना चाहते हैं, उसी तरह से अलग अलग उद्योगों में ठेकेदारी पे काम दे रहे हैं, ताकि आपको पूरी सुविधाएं नहीं मिले, आपको आरक्षण नहीं मिले। तो अगर आपको न्याय चाहिए, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए नीतियां बनाए, किसी बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए नहीं, जो आपके लिए नीतियां बनाए, जिससे आपको अच्छी सुविधाएं मिले, जिससे आपका जो पैसा है, आपकी जो संपत्ति है इस देश की, वो आपके जेब में जाए, तो आप कांग्रेस को समर्थन करिए। प्रदीप जी आपके लिए दिन रात काम करेंगे। दीपिंदर जी आपके लिए समर्पित रहे हैं, समर्पित रहेंगे। और हम सब तो हाजिर ही हैं, पुश्तों से आप देख रहे हैं। आपके लिए दिन रात एक करना हमारे लिए एक सौभाग्य है। आज श्राद्ध का आखिरी दिन है, कल से नवरात्रि शुरू होंगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आशा है कि अब नवरात्रि की शुभ अवसर पे ही अगले कुछ दिनों में आप अपना वोट डालने जाएंगे, तो आप कांग्रेस को जिताएंगे और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक नई लहर लाएंगे, एक नई ऊर्जा लाएंगे। पास में कॉमरेड ओम प्रकाश जी सीपीएम से इंडिया अलायंस में भिवानी से प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी मैं खास अपील करना चाहती हूं, आप उनको भी आगे बढ़ाइए। हमारा गठबंधन आपके लिए काम करेगा, आपकी सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।